बाबू सदानंद और उनकी पत्नी सुमित्रा की एक लौती संतान थी छाया। दोनों अपनी एक लौती संतान से बहुत ही प्यार करते थे। छोटे से गांव में उसकी शिक्षा 5वीं कक्षा से आगे ना बढ़ सकी। वैसे तो छाया बहुत ही सरल और समझदार लड़की थी, लेकिन उसका काला रंग ही उसके माता पिता की बेचैनी का कारण था। धीरे धीरे समय बिता छाया बड़ी हुई और माता पिता ने उसके लिए दूल्हा ढूंढना शुरू किया। एक तो वह कम पढ़ी लिखी थी, ऊपर से उसका रंग सांवला था। इस काम में ये सबसे बड़ी अड़चने बन गई। पूरे गांव यहाँ तक कि आसपास के कई गांव के लड़कों से भी बात चली, परंतु हर बार छाया का काला रंग आड़े आ जाता। फिर बाबू सदानंद के एक परिचित व्यक्ति ने ऐसा रिश्ता भेजा कि लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसा नहीं था कि लड़के को छाया के सांवले रंग के बारे में नहीं पता था, परंतु दहेज में मिलने वाली रकम और सामान के लालच में वह राजी हो गया। लड़का शहर में नौकरी करता था, उसका नाम था संजय। शुभ मुहूर्त में छाया का विवाह संजय से हो गया। संजय ने दहेज के लालच में शादी कर तो ली थी, परंतु कभी भी छाया को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। वह नौकरी की मजबूरी के नाम पर महीनों घर से गायब रहता, और जब कभी वह घर आता तो छाया को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। बस कभी कभार अपने पति होने का हक जमा दिया करता था। बेचारी सीधी साधी छाया अपने आंसुओं को पीकर रह जाती। वह इस उम्मीद में सबकी सेवा करती रही कि शायद एक दिन लोग उसकी सूरत के आगे उसके सिरत को देखेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि यह बातें किताबी बातें ही निकली। कुछ वक्त के बाद छाया को पता चला कि वह गर्भवती है। उसके मन में एक आस जागी कि शायद यह आने वाली संतान उसके और उसके पति के बीच की दूरी को मिटा देगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब छाया को पति के प्यार, आराम और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह उसे अकेली छोड़कर फिर से गायब हो गया। छाया की हैसियत उस घर में सिवाय एक मुफ्त की नौकरानी के कुछ नहीं थी, जो हर वक्त सबके सेवा में लगी रहती। और वह दिन आया जब उसने एक बेटी को जन्म दिया। छाया को लगा अब उसके दुख के दिन बीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसके पति संजय ने बेटी को देखा, उसी वक्त छाया पर यह इल्जाम लगा दिया कि यह संतान उसकी नहीं है, क्योंकि बेटी ने भी सहयोग से मां की ही रंगत पाई थी। छाया अपने पति के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और मिन्नतें की कि वह ऐसा घटिया इल्जाम उसके चरित्र पर ना लगाए। परंतु संजय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। संजय ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया कि अगर वह छाया को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वह खुद घर छोड़कर चला जाएगा। अपने पुत्र के प्रेम में छाया के ससुर ने अपने समधी को बुलाया, पुत्री को साथ ले जाने के लिए कहा। तब समधी जी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि बेटी की विदाई के बाद अब उसके जीने मरने से उनका कोई सरोकार नहीं है। तब उसके ससुर ने गांव के खेत का एक छोटा सा टुकड़ा और खेत से लगा हुआ छोटा सा घर छाया को देकर वहां भेज दिया।
बेचारी कम पढ़ी लिखी छाया अपने अधिकारों को नहीं जानती थी और न ही उसे कोई रास्ता दिखाने वाला था। वह बेचारी अपनी बेटी को साथ लेकर गांव चली आई। अकेले उस खेत पर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी बेटी को पाला पोसा। खुद छाया कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बेटी की शिक्षा के प्रति वह पूरी तरह से जागरूक थी। ऐसे ही समय बिता एक दिन खबर आई कि छाया के पति श्रीमान संजय ने दूसरी शादी कर ली है। गांव के कुछ लोग, जो अब तक छाया के सरल व्यवहार के कारण उसके शुभचिंतक बन चुके थे, उन्होंने छाया को समझाया कि वह इस विवाह का विरोध करे, लेकिन छाया ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह अब इन सब बातों से टूट चुकी है, उसमें और हिम्मत नहीं है। वैसे भी जो रिश्ता होकर भी नहीं था, उसके लिए क्या लड़ना। उस दिन पहली बार छाया अपनी बेटी के सामने रोई। अब बेटी को यह समझ में आ चुका था कि उसके पिता के कारण ही उसकी माँ दुखी है। तब बेटी ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मुझे पता चल गया कि पिताजी अब हमारे पास कभी नहीं आएंगे। तुम रोना मत, मैं अब कभी भी जिद नहीं करूंगी कि पिताजी को बुलाओ या मुझे उनके पास ले चलो। गांव में अगर कोई मुझे चिढ़ाएगा भी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर छाया जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते माँ बेटी ना जाने कब सो गए। अगली सुबह पाठशाला जाते वक्त छाया की बेटी नयनतारा ने यह तय कर लिया था कि वह पढ़ लिखकर इतनी काबिल बनेगी कि माँ को रुलाने वालों को सजा दिलवा सकूं। उसे यह समझ में आ गया था कि मेरी माँ की कम शिक्षा ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। छाया की बेटी नयनतारा जैसे जैसे बड़ी हुई, कानून की पढ़ाई में उसकी रुचि और भी ज्यादा होने लगी और फिर एक दिन वकालत की डिग्री पाकर वह वकील बन गई। उसने कानून का रास्ता चुना, जिस पर चलकर वह अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। इस सफर के दौरान उसकी माँ ने भी उसका पूरा साथ दिया था। आज वह दिन था जब नयनतारा ने कोर्ट का नोटिस अपने पिता यानी संजय बाबू को भेज दिया। उसने कोर्ट के नोटिस में संजय पर यह इल्जाम लगाया था, उसने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए गैर कानूनी रूप से दूसरी शादी की है और अपनी पहली पत्नी के चरित्र पर गलत इल्जाम लगाकर उसकी संतान को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसे और उसके संतान को समाज में कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। नोटिस भेजवाने के बाद नयनतारा घर के लिए चली गई। घर पहुंचकर उसने कोर्ट के नोटिस की एक कॉपी छाया को देते हुए कहा, माँ, यह मेरा पहला कदम है। छाया ने हैरानी से कागज देखते हुए कहा, यह क्या है लाडो, क्या लिखा है इसमें? जब नयनतारा ने उन्हें इस नोटिस में लिखी हुई बातें बताई, तो वह कुछ देर तक खामोश हो गई। तब नयनतारा ने कहा, क्या हुआ माँ, कुछ बोलो। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई छाया बोली, इसकी क्या जरूरत थी लाडो, जब उसे वक्त किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो अब क्या सुनेगा। नयनतारा ने कहा, यह बहरा समाज किसी के मुख वेदना को नहीं सुनता माँ। इसे सुनाने के लिए कभी कभी चीखना पड़ता है और यह नोटिस वही चीख है।
जो सम्मान तुम्हारा हक था वह तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए लेकर आएगी। तुम्हारी बेटी लड़ेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि जो स्वयं अपने लिए नहीं लड़ते कोई उनके लिए भी नहीं लड़ता, कोई उनके हक में नहीं बोलता। अब यह आंसू तुम नहीं वह लोग बहाएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। नयनतारा ने छाया की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। उधर जब कोर्ट का नोटिस संजय के घर पर पहुंचा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए कि अचानक इतने सालों के बाद उस छाया में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि जो वह अपने वकील से यह नोटिस भेजवा रही है। नियत तिथि पर सालों के बाद जब दोनों पक्षों का अदालत में आमना सामना हुआ तो छाया के साथ नयनतारा को देखते ही संजय समझ गया कि छाया का वकील कौन है। उसने छाया के पास जाकर कहा, अपनी 2 कौड़ी की नाजायज बेटी के साथ मिलकर मुझसे लड़ने चली हो। भूल गई क्या हालत की थी मैंने तुम्हारी। हमेशा की तरह आज भी छाया कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन नयनतारा ने जवाब देते हुए कहा, 2 कौड़ी का और नाजायज कौन है यह तो अदालत ही तय करेगी, और हम कुछ भूले नहीं हैं, इसीलिए तो आपके सामने खड़े हैं। संजय के जवाब का इंतजार किए बिना ही नयनतारा और छाया अदालत के अंदर चले गए। अदालत के कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब का अभिवादन करते हुए नयनतारा ने अपनी मां की तरफ से आरोप लगाने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलते ही नयनतारा ने संजय से कहना शुरू किया। नयनतारा ने कहा, श्रीमान संजय, आप पर अपनी पत्नी की तरफ से पहले आरोप यह लगाया गया है कि मर्जी न होने के बावजूद आपने अपने परिवार के दबाव और दहेज के लालच में उनसे विवाह किया, लेकिन कभी उन्हें पत्नी होने का दर्जा और सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनका शोषण किया और अपमानित भी किया, जबकि इसमें मेरे माँ की कोई गलती नहीं थी। चाहे मजबूरी में ही सही पर विवाह में आपकी मर्जी शामिल थी, और मेरे माँ को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना ही आपने जो शादी की है वह शादी और उससे उत्पन्न हुए बच्चे सभी कानून की नजर में नाजायज है। नयनतारा के मुंह से यह बातें सुनकर संजय और उसकी तथाकथित पत्नी के चेहरे के रंग अब उड़ने लगे। नयनतारा ने आगे कहा, आप पर दूसरा इल्जाम यह है कि अपनी पत्नी को घर से निकालते वक्त ना तो आपने दहेज में मिला हुआ सामान उन्हें लौटाया और ना ही उनका स्त्री धन उन्हें वापस दिया। एक कागज जज महोदय की तरफ बढ़ाते हुए नयनतारा बोली, सर, इसमें उन सामानों की सूची है जो मेरी माँ चाहती है। सामान तो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए होंगे, इसीलिए आपसे आग्रह है कि उनकी कीमत मेरे माँ को दिलवा दी जाए। जज साहब बोले, फैसले के वक्त इस पर विचार किया जाएगा, फिलहाल आप आगे बढ़िए। जी जज साहब, कहते हुए नयनतारा ने अपना तीसरा और अंतिम इल्जाम कहा। श्रीमान संजय, आप पर आखिरी इल्जाम यह है कि आपने उत्पन्न हुए अपने संतान को अपनाने से इनकार करके उन पर चरित्रहीनता का झूठा इल्जाम लगाया। संजय ने चिल्लाकर कहा, मैं बिल्कुल सच्चा इल्जाम लगाया था। जज साहब ने कहा,
आप अदालत की मर्यादा में रहकर तभी बोलिएगा जब आपको बोलने के लिए कहा जाए। एक बार फिर नयनतारा ने बोलना शुरू किया। सर, मैं अपने एग्जाम को साबित करने के लिए गवाहों को बुलाने की आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा मिलते ही नयनतारा ने गवाहों को बुलाना शुरू किया। इन गवाहों में संजय के 2 भाई, उसकी भाभियां और बरसों से उनके पड़ोसी रहे और कई रिश्तेदार भी शामिल थे। कानून और सजा का डर दिखाकर नयनतारा ने उन्हें अदालत में सच बोलने के लिए राजी कर लिया था। जैसे जैसे गवाही होती गई, संजय सुमिता के चेहरे का उड़ते गए। तीसरी इल्जाम की सच्चाई साबित करने के लिए अदालत ने डीएनए टेस्ट की इजाजत नयनतारा को दे दी। संजय चाह करके भी इससे इनकार न कर सका। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद केस के आगे की सुनवाई होनी थी। जहां संजय और समिता बेचैन थे, वहां पहली बार नयनतारा और छाया को आज सुकून महसूस हो रहा था। 1 सप्ताह के बाद डीएनए की रिपोर्ट के साथ एक बार नयनतारा फिर से अदालत में संजय के सामने खड़ी थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा, श्रीमान संजय, आप पर लगाए हुए सभी आरोप सही साबित हुए हैं। क्या आपको या आपके वकील को अपनी सफाई में कुछ कहना है? संजय ने सर झुकाकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब वह कहता भी तो क्या कहता, उसके सारे झूठों की पोल नयनतारा ने खोलकर रख दी थी। पहली बार अदालत में छाया की आवाज आई, साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इजाजत मिलने पर। छाया ने कहा, साहब आप जो भी न्याय करेंगे मुझे मंजूर होगा, बस इनको जेल में मत दीजिएगा। हमें पता चला है कि इनके छोटे बेटे बहुत ही बीमार रहते हैं, हम उनको दुख देना नहीं चाहते। छाया की बात सुनकर नयनतारा के साथ साथ अदालत में सभी लोग हैरान थे। समिता अब नजर उठाकर उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। नयनतारा ने छाया की तरफ से कहा, सर मेरी माँ चाहती है कि श्रीमान विजय कानूनी रूप से तलाक देकर उन्हें मुक्त कर दे और उनके संतान का जायज हक उन्हें देकर अपनी दूसरी नाजायज शादी को जायज बना ले। यह शब्द बोलते हुए नयनतारा जानबूझकर संजय की तरफ देख रही थी, लेकिन संजय खामोशी से सिर झुकाए खड़ा था। जज साहब ने फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। अदालत से निकलकर नयनतारा और छाया घर की तरफ निकले ही थे कि समिता उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, जितना दोष संजय का है उतना मेरा भी है। सब कुछ जानकर भी मैंने उससे शादी की। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह कहकर छाया आगे बढ़ गई। अगले दिन फैसले का दिन था। नयनतारा वक्त से कुछ पहले ही अदालत में आकर बैठ गई थी। जज साहब के आते ही अदालत की कार्यवाही शुरू की गई। जज साहब ने छाया और संजय के तलाक पर मोहर लगाते हुए पहले शारीरिक और फिर बाद के वर्षों में घर से निकालकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम उसे छाया को देनी थी। दहेज में मिले हुए सामानों,
की वर्तमान कीमत के साथ साथ छाया जी के तमाम जेवर भी उन्हें सपने का निर्णय जज साहब ने दे दिया। साथ ही संजय के संतान होने के नाते उसके संपत्ति पर नयनतारा का जो हक बनता था वह भी उसे देने का आदेश जज साहब ने दिया। संजय की तरफ देखते हुए जज साहब ने कहा, हालांकि आपको कारावास होना चाहिए था, लेकिन साबित होने के बावजूद भी छाया जी की तरफ से कुछ इल्जामों को वापस ले लिया गया। इसी वजह से आपको छोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे, वरना अदालत फिर किसी तरह के आग्रह पर विचार नहीं करेगी। विजय ने हाथ जोड़कर इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी। अदालत से बाहर निकलकर जैसे ही नयनतारा और छाया का सामना संजय से हुआ, नयनतारा बोली, अब आपको पता चल गया होगा कि वह 2 कौड़ी का कौन है और नाजायज कौन। दूसरी बात यह है, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मुझे और मेरी माँ को आपके पैसों का कोई लालच है। आपसे मिले हुए सारे पैसे और संपत्ति हम महिला आश्रम में दान दे रहे हैं। मेरी जिस माँ ने जमीन के छोटे से टुकड़े पर मजबूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर लिया, उस माँ को और उसकी इस बेटी को आपके पैसों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपना हक छोड़ देते तो आप जैसे लोगों को सबक कैसे मिलता। मुझे बस आपसे एक ही चीज चाहिए थी, मेरी माँ के चरित्र पर आपके द्वारा लगाए हुए झूठे आरोपों से मुक्ति और समाज में उसके खोए हुए सम्मान की वापसी, जो मैं अब आपसे छीन चुकी हूँ। संजय ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और छाया से कहा, छाया मुझे माफ कर दो। लेकिन छाया उसकी बात पूरी होने से पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। अगले दिन अखबार नयनतारा की तारीफों से रंगे हुए थे। संजय से मिलने वाली सारी रकम और संपत्ति महिला आश्रम में दान देने के फैसले की वजह से उसकी बहुत ही तारीफ हो रही थी। कुछ दिनों के बाद 2 दिनों की छुट्टी लेकर नयनतारा छाया को साथ लेकर अपने गांव में पहुंची। गांव में भी नयनतारा की जीत की खबरें पहुंच चुकी थी। जो लोग आज तक छाया और नयनतारा का मजाक उड़ाते थे और उन्हें अपमानित करते थे, उन पर उंगली उठाते थे, आज उन सब के सर झुके हुए थे, नयनतारा के सिर पर आशीर्वाद रखते हुए। छाया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने सच कहा था लाडो, कभी कभी अपनी आवाज सुनाने के लिए हमें चीखना पड़ता है। तेरी माँ को तेरी इस चीख पर गर्व है। नयनतारा स्वयं को अपनी माँ के आंचल में छुपाते हुए मन ही मन में इस समय के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करती हुई मुस्कुरा रही थी।